नमस्कार। चरक संहिता की क्लास में आप सबका स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं और आपने ज़रूर हमारी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, क्लास 10 की होगी। तो आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा और आपके क्या व्यूज़ हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखें। और अगर आप हमारा कोई मार्गदर्शन करना चाहते हैं या आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वो आमंत्रित है। आप हमें ज़रूर सुझाव दें और हम उसका पालन करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को आप अपने आयुर्वेदिक ग्रुप में आप शेयर कीजिए और आप स्वयं भी इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज हम सूत्र स्थान का प्रथम अध्याय इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था कि सामान्य और विशेष क्या है। तो आज हम उसी को दोबारा से लेते हैं कि सामान्य और विशेष क्या, उसको क्या महत्व है और उसका क्या, उसको किसको हम सामान्य और किसको हम विशेष कहते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सदा सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य होता है और ह्रास मतलब कम करने वाला विशेष होता है। तो इन दोनों के आगे उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए हैं और उससे पहले उन्होंने लिखा है कि इन दोनों की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का मतलब क्रिया से दोष, धातु एवं मलों की वृद्धि और ह्रास होता है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीन जो होते हैं वो सभी इनकी इसके अंदर भाव जो शब्द दिया है पहले श्लोक में, तो भाव का अर्थ उसमें द्रव्य, गुण और कर्म के अंतर्गत लिया गया है। मतलब कि ये द्रव्य, गुण और कर्मों को दर्शाने वाला है। और जो सामान्य और विशेष है वो इनके ऊपर निर्भर करते हैं। मतलब कि तीन तरह के जो द्रव्य, गुण और कर्म है, इनके सामान्य और विशेष गुण से हम किसी हमारे अपने जो वात, पित्त, कफ है या धातु है या हमारे मल है, इनको हम कैसे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में ये सामान्य और विशेष को यहाँ बताया गया है। अब एग्जाम्पल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जिसमें जो शरीर में किसी भी धातु का या मल का जो वृद्धि करता है उसको सामान्य कहते हैं और इसके जो विपरीत है उसको हम विशेष कहते हैं। अब आगे ये दोनों तीन प्रकार के, तो सबसे पहले वो मानता है द्रव्य सामान्य और फिर गुण सामान्य और तीसरा कर्म सामान्य। अब ये क्या चीज है उसके बारे में बताया गया है कि द्रव्य जो है, द्रव्य सामान्य। अब उसका एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे मांस खाने से मांस की वृद्धि होती है। तो ऐसे अगर किसी को मांस कम हो रहा है तो उसमें मांस देने का इसमें विधान है। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसी का ये एग्जाम्पल आगे दिया है कि अगर किसी का रक्त कम हो जाता है तो रक्त दिया जाता है। तो सामान्य होने से दोनों चीजें एक जैसी होने से वो उसकी वृद्धि करता है। मतलब अगर रक्त किसी वजह से बह गया है या रक्त की कमी हो गई है तो रक्त देने से उसकी रक्त की वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रकार बाकी भी धातु मलों के ऊपर ये जो है एप्लीकेबल है और वो आगे हमारे और भी एग्जाम्पल आते चले जाएंगे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। तो उसके बाद वो बताता है यहाँ पर व्याख्याकार जी गुण सामान्य। अब गुण सामान्य क्या, उसका मतलब है कि जैसे गुणों की वजह से, मतलब किसी द्रव्य में जो गुण है वो गुण जब आपस में मिलते हैं या एक जैसे होते हैं तो वो समान गुण वाला उसकी वृद्धि करता है। वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने बताया है कि दूध और घी खाने से शुक्र की वृद्धि होती है। अब दूध और घी गुण में मधुर, स्निग्ध,
शीत होते हैं। अब ये तीनों गुण आ गए, आगे गुण कैसे आएंगे वो भी हम पढ़ेंगे कि इनका मतलब क्या है। तो हमें मधुर, स्निग्ध और शीत होने से दूध और घी से हमारा जो है वो शुक्र की वृद्धि होती है। और इसी प्रकार कहते हैं अन्य भी जो भी द्रव्य जो मधुर है, स्निग्ध है और शीत है, जैसे अभी इन्होंने पहले दूध और घी का एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद किसी चीज का नाम ना बताकर उन्होंने गुणों को बताया है कि कोई भी द्रव्य अगर उसमें ये तीनों चीजें हैं, मधुर है, स्निग्ध है और शीत है, तो ये सभी द्रव्य शुक्रवर्धक होंगे, मतलब शुक्र को बढ़ाने वाले होंगे। और ये सब जो है ये द्रव्य हमारे कफ को भी बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि कफ सिमिलर सा है, उसके गुण भी यही रहते हैं। तो इस वजह से ये मधुर, स्निग्ध और शीत है, तो ये शुक्र की वृद्धि भी करेंगे और साथ में कफ की वृद्धि भी करेंगे। आप चरक की ब्यूटी देखिए, अभी हम चरक का पहला ही अध्याय पढ़ रहे हैं और इसके अंदर ही वो सीधा हमें चिकित्सा के क्षेत्र में लेके जा रहा है। आज हमारे पास एक पेशेंट आता है और उसका कफ बढ़ा हुआ है, और हम कफ वर्धक अगर उसको कोई द्रव्य दे देंगे तो उससे उसकी कफ की वृद्धि हो जाएगी, उसका रोग बढ़ जाएगा। अब हमें उसके रोग को कम करना है, तो हमें उन द्रव्यों का ज्ञान होना चाहिए जो कफ को कम करें, कफ का ह्रास करें। तो वो हमारे विशेष के अंदर हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से पहले ही अध्याय से हमें चिकित्सा चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने के लिए हमें यहाँ ज्ञान अर्जित करना है। और यही चीज हम बीएमएस में हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। तो अभी जैसे मैं कल की क्लास में बता चुकी हूँ कि पदार्थ विज्ञान भी इन्हीं शास्त्रों से निकाल कर बनाया गया है। तो हम इन्हीं को भी पढ़ के, इस चरक आदि संहिता को भी पढ़कर इनका ज्ञान ले सकते हैं और अपनी चिकित्सा में इसका यूज कर सकते हैं। अब आगे बताया गया है कि जो द्रव्य कफ को बढ़ाने वाले हैं उनमें जो अभी उन्होंने गुण बताए, तो उसके एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने दो और द्रव्य का नाम लिया, बल्कि तीन द्रव्यों का नाम दिया गया है, जैसे दही, गुड़ और घृत और आगे आदि। मतलब इन तीनों में या इन जैसे द्रव्यों के अंदर ये इस तरह के गुण हैं कि जिनका सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है। तो ये हमारा सामान्य गुण हुआ। अब नेक्स्ट आता है कर्म सामान्य, मतलब जो कर्मों के द्वारा सामान्य और विशेष है। वो कैसे? तो कर्म सामान्य में है कि वायु का कर्म चंचल होता है, मतलब वायु बहने वाली एक जगह पे रुकती नहीं है, तो वो चंचल है, मतलब टिकाव नहीं है उसका। तो उसमें क्या है, अतः दौड़ने से वायु बढ़ता है, दोनों का संबंध है कि वो एक जगह पे रुकता नहीं है, चलता है। तो अब जब हम ज्यादा चलेंगे, जब हम वॉक करेंगे, तो हमारे अंदर वायु का संचार होगा, वायु बढ़ेगी। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जिस प्रकार हमारा वायु का संचार करने से वायु बढ़ रही है, और उसके बाद आगे वो बताते हैं कि कफ का कार्य स्थिरता है, या चलने से वायु बढ़ रही है और स्थिर रहने से, मतलब अगर हम एक जगह पर रुकते हैं और स्टेबल रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो उससे हमारा कफ बढ़ता है। ठीक है। तो कफ का कार्य स्थिरता उत्पन्न करना है, अर्थात या हम ऐसा कह सकते हैं कि सोने और बैठने से कफ की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल मिल गया कि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं या अपना हम चलते फिरते जा रहे हैं, तो उससे हमारी वात की वृद्धि होगी। लेकिन अपोजिट केस में अगर हम बहुत एक्टिव नहीं है और एक जगह पे बैठे रहते हैं, तो उससे हमारा कफ जो है वो बढ़ जाएगा। अब हमारे एग्जाम्पल में हमें आज ये समझना है कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट ओबीज आता है, तो उसको हमने उसको हमने समझाना है कि आपका एक जगह पर बैठे रहना या सुस्त रहना आपके तकलीफ को बढ़ाने वाला है। तो ये इस तरह से हमें इन कर्मों को समझना है। उसके बाद उसने आगे और भी बताया कि जैसे अभी हमने बोला
कि सामान्य से वृद्धि होती है और विशेष से ह्रास होता है, लेकिन इसमें अपवाद भी है। तो हर जगह ये सब चीज नहीं मानी जाएगी। पदार्थ विज्ञान में ही हमने कुछ न्याय पढ़े थे, जैसे न्याय दर्शन है और विशेषणिक दर्शन है। इस तरह से अलग अलग दर्शनों के हिसाब से हमने आगे अपने उसमें डिवीजन पढ़ी है कि किस तरह से किसी के बारे में अलग अलग मत कैसे हैं। तो उसमें ही एक हमारा जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है भयसा भुएसा व्यपदेश न्याय। तो ये भुएसा व्यपदेश न्याय के अनुसार यहाँ पर एग्जाम्पल वो दिए गए हैं जो इसमें फिट नहीं बैठते हैं। उसके मतलब उसको अलग से आपको हमें समझना पड़ेगा। कैसे? जैसे कहते हैं कि आंवला जो है वो अमल है, मतलब उसका रस जो है वो अमल है, और जो हमारा पित्त है वो भी अमल है। अब आंवला और पित्त ये दोनों जो है वो अमल होने की वजह से आपस में उसमें बढ़ाना चाहिए, मतलब ये सामान्य गुण होना चाहिए। आंवला खाने से पित्त बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आंवला खाने से पित्त जो है वो कम होता है। अब ये उसका अपवाद हुआ। अब उसका बताते हैं कि ऐसा क्यों है। रीजन भी बताया गया है, क्योंकि इसके अंदर जो आंवला है उसका वीर्य वीर्य जो है शीत है, और जो पित्त का वीर्य है वो उष्ण है। यहाँ उष्ण और शीत ये विशेष हो गए, तो विशेष होने से उनका जो असर रहेगा या उनकी जो हम ये कहें कि वो दोनों आपस में सामान्य ना रहकर विशेष हो जाते हैं। अब हम किसी भी द्रव्य को जब प्रयोग में लाएंगे तब हमें उसके सभी चीजों को देखना होगा कि उसका गुण क्या है, उसका कर्म क्या है। आगे हम वीर्य और विपाक के बारे में पढ़ेंगे, प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसे हम आगे पढ़ते चले जाएंगे, उन्हीं से ही हम अपनी चिकित्सा कर पाएंगे। तो इन चीजों को हमें बिल्कुल आरंभ से ही समझना है कि कौन सा द्रव्य किसकी वजह से कार्य करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो इसमें हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा, सामान्य और विशेष। अब उसके बाद उसने कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं कि द्रव्य विशेष में, जैसे कि अस्थि मास से विशेष भिन्न होता है। यहाँ आप विशेष का एग्जाम्पल दे रहा है कि दोनों में डिफरेंस है। तो कहते हैं कि मास की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग किया जाए तो वह हानिकारक होता है। या अगर हम कहें कि वायु प्रधान ज्वार ज्वार जो है, ज्वार जो खाने की चीज है, छोटे दाने जैसा, हम मिलेट्स के अंदर इसको काउंट करते हैं, तो मिलेट्स को ज्वार कहा है, और ज्वार को ही चरक संहिता के अंदर जोहरी कहा है। तो जोहरी का मतलब ज्वार यहाँ लिया गया है, और ज्वार जो है वो लघु होता है। तो उसके सेवन से जो हमारा मांस का नष्ट करने वाला है, कहने का मतलब कि वो लघु है, तो उससे हल्कापन आएगा, उससे जो मांस की वृद्धि नहीं होगी। ऐसा उन्होंने विशेष को समझाने के लिए बताया गया है। अब इसके साथ ही गुण विशेष बताए गए हैं कि गुण के अंदर कहता है कि जो वायु है वो रुक्ष, लघु और शीत होता है। तो यहाँ वायु के गुण बताए गए हैं क्या, कि रुक्ष, लघु और शीत। अब कहते हैं जो तेल है उसके गुण है स्निग्ध, गुरु, उष्ण। अब ये दोनों अपोजिट हुए। अगर हम वायु दोष का कोई रोगी है तो उसके अंदर हम तेल का प्रयोग करते हैं, तो वो दोनों का अपोजिट होने की वजह से हमें फायदा होगा। तो हमारे को यहाँ पर ये जानना है कि वायु के अपोजिट गुण वाला तेल वायु का शमन करेगा, ना कि वायु की वृद्धि करेगा। तो ये उसका विशेष गुण हुआ। तो ये गुण विशेष की वजह से ये कार्य हो रहा है। और तीसरा आता है कर्म विशेष। मतलब डिफरेंस तो है, मतलब दोनों का जो सामान्य का अपोजिट विशेष चल रहा है, तो हम यहाँ कर्म विशेष का एग्जाम्पल जो है वो देख रहे हैं। वो कहते हैं वायु चल होता है, अभी हम पहले भी पढ़ लिया हमने। तो कहता है कि बैठना सोना ये कार्य स्थिरता उत्पन्न करने वाला है और विशेष होता है।
मतलब अगर वायु बढ़ा हुआ है और वो उसमें स्थिर रहता है रोगी और वो रेस्ट करता है तो वायु शांत होती है। ये यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसके बारे में लिखा है कि बैठना सोना आदि कर्म वायु नाशक हैं। और इसी तरह कफ जो है वो स्थिर होता है, उसमें विशेष दौड़ना तैरना आदि क्रियाओं से कफ का नाश होता है। ये बड़ा कॉमन एग्जाम्पल है। कोई ओबीस पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उसको कहते हैं कि तुम अपनी एक्सरसाइजेस को बढ़ा लो, और स्विमिंग जो है उनमें से बहुत अच्छी एक एक्सरसाइज है। स्विमिंग करने से उसका मोटापा जो है वो कम होता है, कफ का नाश होता है। तो ये हमारे चरक के पहले ही अध्याय में हमें महर्षि चरक ने समझा दिया है। अब यहाँ पर एक बार फिर सामान्य और विशेष को बताते हुए कहा गया है कि एकत्व बुद्धि को उत्पन्न करने वाला सामान्य होता है, जो विभिन्न बुद्धि को उत्पन्न करता है वह विशेष, और जो अलग करने वाली बुद्धि है उसे विशेष कहा जाता है। सामान्य तुल्य अर्थ को बताता है और विशेष इनसे विपरीत कार्य का बोध कराता है। बात सिर्फ वही है, लेकिन समझाने के लिए उन्होंने दोबारा से ये बात कही है कि सामान्य बढ़ाएगा और जो विशेष है वो उस चीज का ह्रास करेगा। और उसमें एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने कुछ और लिखा है कि जो मांस और रक्त में जो गुण पाए जाते हैं वे ही गुण वृष्य वृष्य औषध केवांश के बीज मूसली आदि द्रव्यों में, और रक्त में जो गुण होता है वह लौह भस्म में भी पाया जाता है। इसी के आधार पर ये कल्पनाएं की जाती हैं। और दूध मधुर और शीत होने के कारण मधुर और शीत गुण वाले कफ को बढ़ाता है। मतलब उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल दिए हैं कि जैसे अभी हमने पहले बोला कि मांस से मांस की वृद्धि होती है, लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए बोला गया है कि अगर कुछ गुणों में समानता है या उसके कर्म में समानता है तो वो भी सामान्य ही रहेगा, और द्रव्य गुण और कर्म के हिसाब से अगर उसमें कुछ भिन्नता है तो विशेष कार्य होगा। तो उन्होंने एग्जाम्पल में बताया कि जैसे लौह भस्म अगर हम लेते हैं तो इससे भी खून की वृद्धि होती है, रक्त बढ़ता है। तो आज तो बड़ा कॉमन हमें पता है कि एनीमिया में जस्ट फोलिक एसिड या आयरन ही दिया जाता है। तो ये सारा इसमें बहुत साल पहले चरक के अंदर पहले ही अध्याय में ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। अब आगे ये कहता है कि जो विशेष है ये ठीक सामान्य के विपरीत होता है, ये हम समझ चुके हैं। इसमें द्रव्य विशेष गुण विशेष और कर्म विशेष ये 3 प्रकार का माना गया है। और उसके साथ अब द्रव्य विशेष का फिर एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर किसी में, जैसे मांस में मैंने बताया कि मांस बढ़ गया है तो उसमें हड्डी का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ हड्डी ये नहीं कि हड्डियां सामने, तो हड्डी में भी कुछ आगे विशेष एग्जाम्पल दिए गए हैं। उसमें एग्जाम्पल है शंख, शुक्ति, कोड़ी। तो ये तीनों चीजें जो है ये शेल्स हैं, और ये शेल्स जो है वो हम आज की नॉलेज लेते हैं तो लगता है कि इसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ कैल्शियम का प्रयोग किया जाता है, या हम ये हमारी लैंग्वेज है, लेकिन महर्षि चरक ने ऐसा वो कहा है कि जब शरीर में मांस बढ़ गया हो तो मांस को कम करने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। इनका प्रयोग मतलब जो शंख शुक्ति कोड़ी आदि भस्म आदि का, और द्रव्यों के अंदर उसमें लिखा है कि बाजरा और ज्वार, इनका प्रयोग जो है वो लाभप्रद है। इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। तो इसी तरह से उन्होंने आगे गुण विशेष और कर्म विशेष के भी और एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब कुछ अलग टॉपिक आगे कहता है कि त्रिदंड क्या चीज है। अभी हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि त्रिस्कंध या त्रिसूत्र क्या थे। तो आज यहाँ है त्रिदंड। तो दोनों में फर्क है, ये हमें बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि त्रिसूत्र क्या थे। वो थे हेतु लिंग और द्रव्य, और हेतु लिंग और औषध। और यहाँ पर जो हमने पढ़ा त्रिदंड, त्रिदंड जो है वो भी ट्राइपोड स्टैंड है, लेकिन इसके ऊपर भी जो ये त्रिदंड है उनका जो वर्णन किया गया है उसके अंदर आता है
सत्व, आत्मा और शरीर। यहाँ सत्व का मतलब है मन। तो यहाँ मन, आत्मा और शरीर, इनको त्रिदंड माना गया है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए कि त्रिसूत्र और त्रिदंड क्या है। तो हमें ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि त्रिदंड कौन से हैं। तो यहाँ जो मन, आत्मा और शरीर है, इनके बारे में कहा गया है कि इनके संयोग से यह लोक अर्थात जीवात्मा युक्त शरीर रहता है और इसी शरीर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। तो यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पुरुष के बारे में बताया गया है, मानव के बारे में बताया गया है कि इसके अंदर सत्व, आत्मा और शरीर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो इन तीनों के साथ ही हमारी आयु है और इन तीनों के साथ ही हमारे सारे जो इसके अंदर गुण कर्म है, सभी इसमें प्रतिष्ठित है। अब इसमें कहा गया कि मन और आत्मा, इनका कभी पृथक भाव नहीं होता है। मतलब मन और आत्मा को आप अलग अलग नहीं मान सकते, ये सदा एक साथ ही रहते हैं। मतलब जहाँ आत्मा होगी वहीं पर ही मन होगा, तो वो एक साथ रहते हैं। इसलिए आत्मा मन को अन्य तंत्र वाले या अन्य स्थल में एक ही मानकर पंच महाभूत से संयुक्त होने पर षड धातु संयोग को लोक माना है। यहाँ लोक जो है, संसार जो है, वो मनुष्य के लिए लगा है। यहाँ यद्यपि 16 विकार और 8 प्रकृति और इसी को ही 24 तत्व विशिष्ट आत्मा को ही शरीर माना गया है, पर यहाँ शरीर शब्द से 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 8 प्रकृतियां की गई हैं। तो ये हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे तो हम इनका भी अध्ययन करेंगे। वो हमारे आने वाले अध्यायों के अंदर हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब ये कहता है कि मन के बिना आत्मा की उपलब्धि नहीं होती है और मन और आत्मा एक साथ, इन दोनों का एक साथ उपादान किया गया है। मतलब इन दोनों का वर्णन जो है वो इकट्ठे ही किया गया है। अब वो कहता है कि आयुर्वेद क्या अधिकरण क्या है। व्याख्याकार कहते हैं कि आयुर्वेद किसके लिए बना है। तो आयुर्वेद का अधिकरण जो है वो मानव जाति ही मानी गई है। मुख्यतः इसमें मानव या पुरुष का इसमें मतलब उसके लिए आयुर्वेद बनाया गया है। लेकिन इसमें यहाँ व्याख्याकार एक्सप्लेन करते हैं कि केवल मात्र ये प्राणी जगत के लिए, मतलब यह मानव या पुरुष के लिए नहीं है बल्कि सारे प्राणियों के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन प्रधानतः मतलब उस प्राणी जगत में जो प्रधान है वो मानव है, पुरुष है, तो उसके लिए आयुर्वेद को कहा गया है। लेकिन ये एप्लीकेबल सभी पे है। तो ऐसा इसके अंदर मेंशन है। व्याख्याकार बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करते हैं। कहते हैं कि आयुर्वेद का आश्रय मनुष्य है और इसका इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मनुष्यतर प्राणी रुग्ण हो तो वे अचिकित्सीय होते हैं। मतलब कि अगर मानव के अलावा और प्राणी अगर बीमार हो जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी चिकित्सा ही ना की जाए, किंतु प्रधान आश्रय मनुष्य ही है। सामान्यतः प्राणी मात्र आयुर्वेद शास्त्र का जो आश्रय है। ठीक है, मतलब कहने का कि आयुर्वेद का जो आश्रय है वो केवल मात्र मानव है। यहाँ इसके पश्चात द्रव्यों को एक्सप्लेन किया गया है कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्यों के अंदर, अब द्रव्यों के बारे में पहले ना बताकर द्रव्यों की गणना की गई है कि कितने द्रव्य हैं। तो द्रव्यों की गणना के अंदर बोलते हैं कि आकाश आदि 5 महाभूत। तो आकाश आदि में पंच महाभूत कौन से, उसमें बताया आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत। और आत्मा, मन,
काल और दिशा, ये 9 प्रकार के द्रव्य माने गए। द्रव्यों की गणना इन 9 द्रव्यों के अंदर आ जाती है। अब जो द्रव्य माने गए, अब द्रव्यों का भेद बना दिया। उसके अंदर 2 भेद माने, पहला है कारण द्रव्य, दूसरा है कार्य द्रव्य। अब कारण द्रव्य जो है वो भी 9 है। अब कारण द्रव्य कौन कौन से हैं, उसमें यही जो हमने पहले बताया, इनको कारण द्रव्यों के अंतर्गत लिया गया है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, इसमें है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, और आत्मा, मन, काल और दिशा, ये कारण द्रव्य है। और कुछ कार्य द्रव्य हैं। तो कार्य द्रव्य के अंदर चेतन और अचेतन 2 प्रकार माने गए हैं। जिसमें इंद्रियों का संयोग है वो चेतन है, और जिसमें संयोग नहीं है वो अचेतन है, उसको भौम भी कहा गया है। अब जो चेतन द्रव्य है उसको फिर आगे 2 में डिवाइड किया हुआ है, उसके 2 भेद माने हैं, जिसमें है बाह्य चेतन और दूसरा है अंतः चेतन। जो अंतः चेतन है उसको औद्भिद कहा गया है, और जो बाह्य चेतन है उनको जंगम कहा गया। अब इन दोनों का फर्क क्या हुआ कि जो अंतः चेतन है, अंतः चेतन उसे कहते हैं जो अपनी ज्ञान शक्ति और सुख दुख का अनुभव तो करते हैं, लेकिन अपने पर आई हुई विपत्ति का, मतलब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका निराकरण करने में समर्थ नहीं होते। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर पौधों को लिया गया है, वनस्पति को लिया गया है। उसमें बताया गया है कि उनमें चेतना तो है, वो अपने ऊपर आई हुई विपदा को समझते हैं, उसको फील करते हैं, और फिर लेकिन उसका उनके पास कोई हल नहीं रहता है, वो अपना बचाव नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो अंतर चेतन है। अब ये चेतना कैसे दिखाई गई है वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो चरक ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल इसमें दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, पहला है लज्जावंती, या हम कह सकते हैं टच मी नॉट। तो टच मी नॉट का जो प्लांट है उसको जब हम टच करते हैं तो उसके पत्ते जो है मुरझा जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि उनमें चेतना तो है, वो फील तो कर रहे हैं लेकिन अपना बचाव नहीं कर रहे हैं। तो ये लाजवंती, हाँ, एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है सूरजमुखी का फूल। तो सूरजमुखी का फूल सूरज के साथ अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। तो इससे भी पता लगता है कि अंतः चेतना तो है लेकिन अपना बचाव नहीं है। उसके पश्चात कुछ और एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल तो मुझे लगता है हमने सबने सुने हुए हैं और देखे हुए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जो सभी ने नहीं देखे होंगे। तो उसमें है, एक प्लांट का नाम बताया है हरपरवरी। तो उसके अंदर बताया है कि जैसे ही मेघ गर्जना करता है तो उसके अंदर फल आता है। मतलब जब तक मेघ में गर्जना नहीं होगी, बादल गरजेंगे नहीं तो उसमें फल नहीं आएगा, और जैसे ही गर्जना सुनते हैं तो वो उसको अपना फल देने लगते हैं। मुझे साथ ही आजकल एक एग्जाम्पल और याद आता है रेन लिली का। तो रेन लिली बहुत अच्छा एक प्लांट है, और जैसे ही बारिश होने लगती है ना उसका फूल खिलखिला हो जाता है। तो ये अंतः चेतना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लिखा है और एग्जाम्पल में कहते हैं कि आम में मध्य डाल देने से अधिक फल की उत्पत्ति होती है। हम लोग ये मैंने देखा नहीं है, और ना ही हम लोग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा कहते हैं कि जो हमारे ऋषियों ने कह दिया वो पूजनीय है और सत्य है, और हमें वो मान लेना चाहिए। तो ऐसा उसने बोला है कि अगर आम के फल में, आम के पौधे में अगर मध्य डाल दिया जाए तो फल की वृद्धि होती है। उसके आगे एग्जाम्पल दिया है कि बीजू पर जो नींबू है उसके अंदर अगर श्रृंगार आदि जंतुओं की वसा डाली जाए तो उसके अंदर फल की अधिक उत्पत्ति होती है। और ऐसे ही और एग्जाम्पल है कि वृक्ष जो अशोक वृक्ष के नाम से जाना जाता है, अशोक वृक्ष के मूल पर कामिनी अपने अगर पैर मारती है तो उसके अंदर गुच्छे खिल जाते हैं।
तो ये अंतः चेतना का एग्जाम्पल दिया। और जो अशोक का वृक्ष है उसके बारे में हमेशा हम ये पढ़ते हैं कि अशोक जो छाल है वो कामिनी के लिए है, स्त्रियों के लिए स्पेशली बताया गया है। लेकिन ऐसा सुना नहीं है, ऐसा बहुत कम हमने सुना है कि उसके अंदर उसके अंतर चेतना से भी उसमें अपना प्रभाव जो है वो शो करता है। तो इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, तो उनमें से मुख्य एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं। तो उसके बाद हमारा आता है बाह्य चेतन, मतलब जो बाहर से उसको कोई विपदा आती है या उसके ऊपर कुछ इफेक्ट आता है तो वो अपना बचाव भी करते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे या उन्होंने परिभाषा के तौर पे कहा है कि बाह्य चेतन चेतन उसे कहते हैं जो जिन्हें अंतर ज्ञान तो होता है और उनके ऊपर अगर कोई आपत्ति या आक्रमण हो तो वो उसे निराकरण करने में समर्थ होते हैं, मतलब उसको हटाने में वो समर्थ हैं, वो अपना प्रयास करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो उसके लिए उन्होंने फिर आगे एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन इसमें जो बाह्य चेतन है उसके जो एग्जाम्पल आगे दिए गए हैं वो है जरायुस, अंडस, स्वेदस और उद्भिज। और जो अंतः चेतन है उसके एग्जाम्पल दिए हैं वनस्पति, विरुद्ध, वानस्पति और औषधि। तो इस तरह से ये हमारे कार्य द्रव्य जो हैं यहाँ संपन्न होते हैं। और आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार फिर कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करें। धन्यवाद।